हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का पार्ट 2 कवर करेंगे। इस वीडियो में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे रह गए थे। सो चैप्टर 1 का जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे कि अकाउंटिंग क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है एंड बहुत सारी चीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है, काफी सारी चीजें। अब हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग के लिमिटेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशन की खामियां कि अकाउंटिंग में क्या क्या खामियां है। दूसरा हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ अकाउंटिंग कि जो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हम अकाउंट बना रहे हैं, वो किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके कौन कौन से यूजेस है, कौन उस अकाउंटिंग का यूज करेंगे। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अ बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ये जो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th क्लास हमारी कॉमर्स सब्जेक्ट का एबीसीडी होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे जो लैंग्वेज है कॉमर्स की वो अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छे से डेप्थ में मीनिंग अंडरस्टैंड कर पाए कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, कैपिटल रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रिवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या होता है एंड बाकी सारे टर्म की डेबिट क्या होते हैं, क्रेडिट क्या होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था अकाउंटिंग का, जिसमें हमने अकाउंटिंग के चैप्टर 1 के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर किए थे। अकाउंटिंग, उसके प्रोसेस, उसके फीचर्स के बारे में, आपका डेबिट क्रेडिट, काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे। तो अब हमारे लास्ट 3 टॉपिक बच जाते हैं, देन इसके बाद हमारा चैप्टर 1 कवर हो जाएगा। तो वो टॉपिक आपका पहला लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, सेकेंड आपका यूजेस ऑफ अकाउंटिंग है, थर्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग करने से पहले हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, किसी भी चीज को, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको सिस्टमेटिक वे में आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना एंड अच्छे से समराइज इंटरप्रिटेट करके उस फाइनेंशियल डाटा को, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देना या फिर ट्रांसफर कर देना टू देयर यूजर्स। दिस इज अ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई से लेके, रिकॉर्ड से लेके, सारी चीजें समराइज, इंटरप्रिटेट से लेके कम्युनिकेट करते हैं हमारे पूरे के पूरे डाटा को। वो सारे जो डेटा होते हैं वो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, पैसे की टर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि अकाउंटिंग कितनी बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। जैसे ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। अकाउंटिंग एक एविडेंस की तरह भी काम करता है, मतलब एक सबूत की तरह भी काम करता है कि कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब कितना कंपनी ने कहाँ पैसा लगाया है, कंपनी को कहाँ से पैसा आया। तो ये एक्सपीरियंस की तरह भी काम करता है। ये डिसीजन मेकिंग की को कि हमको कैपिटल मेकिंग डिसीजन लेना है या फिर हमको रिवेन्यू नेचर के डिसीजंस लेना है, ये हमें पूरे का पूरा डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट इसके कई सारे नेगेटिव पॉइंट भी है अकाउंटिंग के। जैसे हमको पता है कि अकाउंटिंग जो होती है वो मॉनेटरी टर्म्स को ही रिकॉर्ड करती है। हम उसी टर्म को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो नंबर्स के फॉर्म में है, और जो नंबर के फॉर्म में किसी भी चीजों को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। पूरे ऑल ओवर दो टाइप की चीजें होती है, एक क्वांटिटेटिव होता है, QUAN, ठीक है, AN इंक्लूड होता है, दैट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। एक होती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जिनमें हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें हम मॉनेटरी टर्म्स का यूज कर रहे हैं, जिसे हम नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में सामने उतार पा रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो नंबर के फॉर्म में नहीं होती है, जिसको हम नंबर के फॉर्म में हम कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने 10 रुपीज दिया तो 10 रुपीज को हम लिख सकते हैं 1 और 0। तो ये एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। अगर किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया, राइट, अगर किसी ने मुझे आशीर्वाद दिया
कि आप आगे चल के बहुत तरक्की करो, तो क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं वो आशीर्वाद कम था, ज्यादा था या क्या था? नहीं कर सकते हैं। तो वो एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो गई। मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर्स का यूज हो रहा हो, जिसे हम मेजर कर सकते हो, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम प्लस माइनस कर सके, वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, जो नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, जो पैसों के फॉर्म में नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से डील करती है। मतलब वो नंबर से रिलेटेड डील करती है। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट एक ये है कि वो इग्नोर करती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, कंपनी में कोई एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है और बहुत अच्छे से काम करता है, एंड वो सडनली काम छोड़ के चला जाए, तो इससे कंपनी इफेक्ट होगी? सो द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स इफेक्ट होगी। मे बी वो बहुत अच्छा काम करता हो, कंपनी का बहुत प्रॉफिट हो, बट क्योंकि वो कंपनी छोड़ के जा चुका है, तो कंपनी को थोड़ा बहुत तो लॉस हो रहा होगा, राइट? तो क्या हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे हमारी अकाउंटिंग में? सो आंसर इज नो। सामने वाला कितना ईमानदार था, उसने अपना काम कितनी शिद्दत से किया है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करती है। सो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का, कि अकाउंटिंग जो होती है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करती है, वो इसको इग्नोर करती है। ठीक है। दूसरा होता है, अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वो कॉस्टेस जो पिछली बार हो चुके हैं या फिर पहले ही हो चुके हैं। अकाउंटिंग हमेशा हम प्रिपेयर करते हैं पास्ट ट्रांजेक्शन में, मतलब पास्ट इवेंट में जो पहले हुए थे। हम अकाउंटिंग कभी भी आने वाले ट्रांजेक्शन के बारे में जनरली रिकॉर्ड नहीं करती है। ठीक है। ये पिछले जो हमारे टैक्सेस हमने पे किए हैं, पिछले जो हमारे एक्सपेंसेस, हम उसको जनरली रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग is totally based on the historical cost, कि पहले क्या हुआ था, पिछले क्या ट्रांजेक्शन्स थे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ डज नॉट शो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। एग्जैक्टली हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज अ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? कई सारी कंपनीज टैक्स से बचने के लिए वो अपने अकाउंटिंग में शो करती हैं कि उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ है या फिर उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंस किया है। तो हम उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, कि एक्चुअल जो चीजें नहीं है उसमें ऐड माइनस करके कंपनी कुछ और शो कर रही है नंबर्स। ठीक है। तो क्या होता है कि अकाउंटिंग जो होता है ना, वो कई बार एग्जैक्ट और रियल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती है। एक्चुअल में कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एक्चुअल में डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू है, एक्चुअल में कंपनी के बैड डेट्स कितने हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है, इसका एक डिमेरिट ये भी है कि इससे हमें एक्चुअल 100% एक्यूरेसी के साथ, 100% के साथ सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट रीजन, अकाउंटिंग जो होती है is affected by a personal judgment, meaning different accounting may use a different method. Exactly. क्या होता है, सम टाइम अकाउंटिंग जो होती है वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अलग अलग कंपनीज में यूज करते हैं, तो एट द एंड उनका जो प्रॉफिट लॉस है वो थोड़ा बहुत अलग निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे चल के आप लोग डेप्रिसिएशन पढ़ोगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी एसेट आप खरीद रहे हो, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कितनी कम होती जाती है। लाइक जैसे कि हम एक स्मार्टफोन खरीदते हैं, आज मैंने वो स्मार्टफोन 20,000 का परचेज किया, तो आज से 5 साल बाद क्या वो 20,000 का होगा? तो ऑफ कोर्स नहीं। ऑफ कोर्स जब हम उसको दोबारा से सेल करने जाएंगे तो उसकी प्राइसेस डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से हमने उसका यूज किया। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ डेप्रिशिएशन। ठीक है। तो डेप्रिशिएशन के भी अलग अलग मेथड्स होती हैं। कुछ कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, कुछ कंपनीज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करती है, राइट? तो वैसे ही अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड्स होती हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स होती हैं, उनके फॉर्मूलेज भी होते हैं। तो हर कंपनी अपने अपनी कंफर्टेबिलिटी का अकॉर्डिंग चूज करती है। तो बाद में जो एक्चुअल उनकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, प्रॉफिट लॉस पता चलता है, तो उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग जो है
उसके क्या डिमेरिट्स हैं या फिर क्या इसमें खामियां हैं। तो पहला चीज, अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करती है। ठीक है, जिन टर्म्स को, जिन इंफॉर्मेशन को हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं शो कर सकते, उसको वो इग्नोर करती है। अकाउंटिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन या फ्यूचर में होने वाले कॉस्ट्स को जनरली नहीं बताती है। अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पास्ट में हुए हुए ट्रांजैक्शन को बताती है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी होती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि अकाउंटेंट जो होता है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो फाइनेंशियल पोजीशन में हेर फेर करती है। कई बार अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाती है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कई बार अपने प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी या फिर अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा बताती है टैक्स से बचने के लिए। तो वो एक एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता है हमको कि हम आंख बंद करके हम क्लियरली ट्रस्ट कर पाए। अकाउंटिंग जो एट द एंड रिजल्ट आता है, कई बार डिफरेंट आता है बिकॉज ऑफ पर्सनल जजमेंट या फिर कंपनीज के अपने को जो भी वो मेथड्स को यूज कर रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई। ये ट्रिक है आपको लर्न करने के लिए। अब आते हैं, हमारे पास जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन थी कि एट द एंड जो था हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि हमारे कितने प्रॉफिट थे, कितने लॉस थे, कंपनी में कहाँ पे घोटाला हुआ है, कंपनी में को किस चीज के लिए ज्यादा इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एट द एंड हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ गया है कंपनी से रिलेटेड। अब ये जो डाटा है या फिर ये जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के पास, ये कौन यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि पापा की सैलरी आ गई, तो अब पापा का सैलरी कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, एक, पापा की सैलरी जो है वो हाफ अमाउंट मम्मी को देंगे घर का राशन लाने के लिए। सेकंड, वो हमारे ट्यूशन को देंगे, हमारे स्कूल की फीसेस पे करने के लिए देंगे। और मे बी अगर पापा ने कोई एफडीआई वगैरह करा के रखी होगी तो वो एफडीआई में देंगे। मे भी हो सकता है कि पापा का प्लान हो कि कोई जमीन वगैरह खरीदने का, तो वो वहां पे भी दे सकते हैं। तो मतलब ये, वैसे ही कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें आती है, तो उसके यूजर्स होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो यूजर्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स, ये नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इनसाइड द बिजनेस, ऐसे लोग जिन्हें कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए है कंपनी के ही लिए, कंपनी के ही ग्रोथ के लिए, जो कंपनी के ही मेंबर हैं, उसे हम इंटरनल यूजर्स कहेंगे। मतलब हमारे पास एट द एंड जो भी इंफॉर्मेशन आई है, उसके दो यूजर्स निकल के आते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होता है, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स होता है। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के ही अंदर जनरली होते हैं, जो कंपनी के ही ग्रोथ के लिए उनको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स के एग्जाम्पल क्या है। मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए कि हम और बेटर डिसीजन कैसे लें, हम सारी चीजों को कैसे मैनेज करें। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कंपनी, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जो कंपनी जहां हम काम कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज अ ओनर, जिसने वो कंपनी बनाई है। भाई अगर आप ओनर हो तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में तो चलेगा, आपको पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी ना कि मेरी जो कंपनी है वो सच में प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस कर रही है। अगर वो प्रॉफिट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या क्या चीजें हमने इम्प्रूव की, और अगर वो लॉस कर रही है तो क्या रीजन है, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो हम इस चीज को बताएं फिर से, तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है अकाउंटिंग की, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी का ही पार्ट होते हैं एंड उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी की, कंपनी के लिए ही डिसीजन लेने के लिए। एग्जाम्पल इंटरनल यूजर्स के आपके मैनेजमेंट हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं एंड ओनर हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स वो पर्सन जिसे कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए है,
जिससे वो अपना ग्रोथ कर पाए या कंपनी को सपोर्ट कर पाए या उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए मे बी फॉर द टैक्स कलेक्शन या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे आपको पता है कि जब हम कहीं पे किसी भी लैंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं या फिर हम किसी के घर को परचेज करने जाते हैं तो हम उससे पहले देखते हैं कि उस घर में कौन रह रहा था, ये घर कैसा है, ये घर लकी है या नहीं लकी है, काइंड ऑफ। वैसे ही अगर कोई हमारी कंपनी है एंड हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले वो देखेगा भी तो ये कंपनी कैसी है, प्रॉफिट में अर्न कर रही है, लॉस में अर्न कर रही है, इस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज रहते हैं। सो वैसे ही इन्वेस्टर्स एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कंपनी की डिटेल्स मांगते हैं या जो कंपनी की डिटेल्स का यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। देन creditors use info to check repayable ability and decide on credit. Creditors कौन होते हैं? Just think about it कि creditors and एक debtors होते हैं, ठीक है? Creditors वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसे पे करने हैं। क्या करने हैं? जिन्हें हमें पैसे पे करने हैं। तो भाई वो भी तो देंगे कि हमने जिसे लोन दिया है वो प्रॉफिट में चल रही है या नहीं चल रही है। वो हमारी जो हमने उनको लोन दिया है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। गवर्नमेंट जो सबसे पहले गवर्नमेंट आंख गड़ा के आराम से देखती है कि भाई कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हम उससे ज्यादा टैक्स ले पाए। गवर्नमेंट को भी तो एक कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती, कंपनी कितने रिसोर्सेज का यूज कर रही है, कंपनी कहाँ कहाँ सेटअप है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें देखने के लिए। ठीक है। एंड नॉर्मल पब्लिक ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरी की पूरी जो हमारी बिजनेसेस हैं वो हमारी सोसाइटी में ही है, हमारी सोसाइटी के ही रिसोर्सेस यूज करती है। तो ऑफ कोर्स पब्लिक भी जानती है कि वो जिस कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रही है वो उसकी इंफॉर्मेशन लेती है कि वो कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है या कैसी चल रही है। ठीक है। तो क्या है, हमने टॉपिक पढ़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो एट द एंड निकल के आती है। उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी के ग्रोथ के लिए ही कंपनी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट हो गया, आपके एम्प्लॉयज हो गए एंड आपके ओनर ऑफ द कंपनी हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं बट फिर भी उनको कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मे बी वो शायद इन्वेस्टर्स होते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, ये जानने के लिए। क्रेडिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, असेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, क्या ये हमने जो इन्हें लोन दिया है वो पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अंडरस्टैंड करने के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक एज वेल। गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की डिटेल्स की, जिससे वो ये जान पाए कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, कितने इनके एक्सपेंसेस है, कितना हम इनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यूज में आता है कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन से आएंगे एंड वो आपको ऑप्शन दे देगा मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ओनर एंड गवर्नमेंट। तो आपको टिक करना है मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड ओनर, ये जो है वो इंटरनल यूजर्स है एंड गवर्नमेंट आपका एक्सटर्नल यूजर्स में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है वो आप इसमें कुछ टर्म्स पढ़ोगे जो एकदम न्यू है, जैसे आप एंटिटी पढ़ोगे, ट्रांजेक्शन्स पढ़ोगे, असेट्स पढ़ोगे, लायबिलिटी पढ़ोगे, कैपिटल पढ़ोगे, ड्राइंग पढ़ोगे, गुड्स पढ़ोगे, सेल्स रिटर्न पढ़ोगे, परचेज पढ़ोगे, परचेज रिटर्न पढ़ोगे, स्टॉक एंड इन्वेंट्री स्टडी करोगे आप, एक्सपेंसेस। ये ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज होंगे जिसका मीनिंग आप में से कई सारे लोगों को पता होगा बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं पता होगा, राइट। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, इनका ये बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं। पर ट्रस्ट मी, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक ये अच्छे से नहीं कवर करोगे आपको अकाउंटिंग में बहुत इश्यू आएगा। इवन नॉट इन अकाउंटिंग, आपको बिजनेस स्टडी में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा एंड इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है। तो चलिए, सबसे हम पहले हम बात करते हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है?
मैं एंड आपके, हम दोनों की अगर बात करें तो एक वर्ड यूज होता है आइडेंटिटी। जैसे नहीं बोलते हैं तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है, अपनी आइडेंटिटी बताओ। इवन जब हम कॉलेज में या स्कूल में एंट्री लेते हैं तो हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसमें हमारा नेम, हमारा क्लास, हमारा सेक्शन लिखा होता है, हम ए सेक्शन से हैं, बी सेक्शन, तो वो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। वैसे ही एंटिटी का मतलब होता है a person or organization that own and operate a business। एंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ओन कर रही हो एंड चला रही हो बिजनेस को। जैसे हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बिजनेस हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कि बिजनेस जो है वो एक अलग है, ओनर जो है वो एक अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन हैं। बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी है। मतलब एंटिटी का वही होता है कि आपकी खुद की कोई पहचान, एंटिटी कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वो खुद सारी चीजें कंट्रोल करता है, वो खुद अपना ओनर होता है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हम आदान प्रदान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई शॉप है, अगर मैं आपकी शॉप में आ रही हूँ एंड मैंने आपको 10 रुपीज दिए एंड आपने मुझे 10 रुपीज का बिस्किट दिया, तो इज दिस अ ट्रांजेक्शन? सो आंसर इज यस। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो। क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहां पैसा इन्वॉल्व हो एंड दो या दो से ज्यादा लोग जो भी चीजें परफॉर्म कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो, पैसा भी इन्वॉल्व है एंड कुछ एक्सचेंज हो, एंड इवन इन्वॉल्व मनी दैट इफेक्ट अ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हम कुछ भी चीजें मनी के टर्म में कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस ने लोन लिया है, सो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में ही इंक्लूड होगा। ठीक है। अगर अपन कोई बिजनेस है उसने एक बहुत बड़ी एसेट सेल की है तो उसने एसेट दी है, रिटर्न उससे पैसा लिया है, सो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है। दूसरा होता है असेट। असेट क्या होता है? असेट जो है एक ऐसा रिसोर्सेस, एक ऐसा पदार्थ जो बिजनेस अपने पास रखती है फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारे घर में देखा होगा कि हमारी मम्मी लोग गोल्ड बनवा के रखती है, गहने बनवा के रखती है, जिससे इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे पास पैसा ना हो, इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो हम उस गोल्ड को सेल करके पैसा उठा पाए। तो सिमिलरली वैसे ही कंपनी जो है, एसेट का मतलब होता है कंपनी अपने पास कुछ ऐसे रिसोर्सेस को रखी होती है कि जब उन्हें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो, तो वो उस एसेट का यूज कर सके अपने पैसे या फिर अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। वो एसेट होता है। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी एक टाइप की लोन जैसा होता है, अमाउंट दैट बिजनेस ओन टू आउटसाइडर। ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो बिजनेस का खुद का नहीं था, बिजनेस से किसी से लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम एक पर्सन है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कॉपी लेना है, तो हम हमारे फ्रेंड से बोल रहे हैं कि तू मेरे को 100 रुपए दे दे, मेरे को एक कॉपी लेना है। सो ये क्या होगी? हमारी वो लायबिलिटी होगी। तो वैसे ही बिजनेस जो है किसी और से पैसे ले रहा है, किसी आउटसाइडर से पैसे ले रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो जो है वो लायबिलिटी में कंसीडर होगी। बिजनेस ने कोई लोन लिया किसी बैंक से, तो वो लायबिलिटी कंसीडर होगा। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड अ कैपिटल। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो पहला जो इनिशियली स्टार्ट होने के टाइम बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जब कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्ट के टाइम पे जो पैसे इन्वेस्ट करता है अपने ही बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ मैं अपना कोई इंस्टीट्यूट ओपन करूँ। इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए पहले मुझे कोई लैंड खरीदनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, उसमें मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, एंड इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स मुझे मेरे 20-25 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो वो जो होगा मेरा वो कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल को हम फिर से पढ़ेंगे। एसेट मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो कंपनी अपने पास रखती है कि फ्यूचर में जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां कंपनी को पैसे की नीड होगी, तो वो अपने एसेट को सेल कर सकता है और उसका यूज कर सकता है पैसे के लिए। लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी।
मतलब कोई बिजनेस किसी थर्ड पर्सन से पैसे ले रहा है एज अ लोन, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। कैपिटल, जो ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसे लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। ड्राइंग का क्या मतलब होता है? ड्राइंग का मतलब होता है जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो ही कंपनी से पैसे निकाल रहा है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अब आपके माइंड में आया होगा, ओनर की तो खुद की कंपनी है तो अगर वो पैसे निकाल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं होता है। ये जो कंपनी होती है ना, इसकी अपनी खुद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी अलग है, ओनर अलग है। अगर ओनर एक्सपायर भी हो जाए तो भी कंपनी चलती रहती है। ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई ओनर भी है जिसने कंपनी खुद स्टार्ट की है, बट अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसकी वाइफ डिमांड कर रही है BMW कार की, लेट्स सपोज, एंड उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या गया कि वो अपने बिजनेस में गया एंड बिजनेस का जो प्रॉफिट था उससे ले लिया। तो बिजनेस उसको क्या कंसीडर करेगा? ड्रॉइंग, कि हमारे ही ओनर ने, ठीक है, कि बिजनेस जो है उसी के ओनर ने अपना 40 लाख या 1 करोड़ जो है वो निकाला है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस उसे ड्राइंग में कंसीडर करेगी। ठीक है। ड्राइंग मतलब क्या होता है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए कंपनी से पैसे जब निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। गुड्स क्या होता है? आइटम परचेज फॉर रीसेल इन द बिजनेस। गुड्स का मतलब होता है हम वो सारे आइटम परचेज करते हैं जिसको हमें सेल करना होता है। क्या करना होता है? सेल करना होता है, इसे हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हमने बहुत सारे बल्क में फर्नीचर ले लिया एंड मेरी खुद की फर्नीचर की शॉप है, उसे मैं सेल कर रही हूँ, तो वो जो फर्नीचर है वो मेरे लिए गुड्स होगा। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है बेचना। एक शॉपकीपर था और एक मैं थी। मैं गई वहां पे बिस्किट लेने के लिए, तो शॉपकीपर ने मुझे बिस्किट दिया एंड मैंने उसको 10 रुपीज दिया। तो ये जो शॉपकीपर हुआ उसने मुझे सेल किया। क्या किया? उसने मुझे बिस्किट सेल किया एंड मैंने क्या किया? मैंने उससे बिस्किट परचेज किया, मतलब मैंने उसको खरीदा। सेल का मतलब होता है बेचना, परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब सेल्स रिटर्न क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कभी बिस्किट या कुछ भी खरीदने के लिए खरीद कर लेकर आते हो, तो कई बार उसका पैकेट फूटा होता है या फिर वो बहुत टूटे हुए बिस्किट होते हैं, तो आप दोबारा जाते हो और उनसे कहते हो कि मुझे ये बिस्किट नहीं चाहिए, ये खराब है या अच्छा नहीं है। तो सेल की हुई चीज जो ऑलरेडी मैंने परचेज कर लिया है, अब मैं उसको दोबारा उसके सेलर के पास लेकर जा रही हूँ कि रिटर्न करने के लिए, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। मतलब सेल्स मतलब होता है बेचना, सेल्स रिटर्न मतलब बेची हुई चीज को दोबारा से ले लेना, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है। परचेज क्या होता है, कि आप किसी भी चीज को परचेज कर रहे हो मतलब खरीद रहे हो। एंड परचेज रिटर्न क्या होता है, कि आपने जो परचेज किया आप उसको रिटर्न कर दे रहे हो। ठीक है। लेट्स सपोज आप पेंसिल लेकर आए एंड वो पेंसिल टूटी है तो आपने जाके उसको रिटर्न कर दिया, वो परचेज रिटर्न होगा। ठीक है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होती है? अनसोल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल इन द बिजनेस। ऐसे गुड्स जो पूरा का पूरा बंडल में रखा हुआ है सेल करने के लिए, उसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको पता होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनकी शॉप होती है, वो कुछ पैकेट तो बाहर निकाल के रखते हैं बिस्किट वगैरह का, कुछ पैकेट एकदम स्टॉक में अपने पास रखे हुए होते हैं। तो वो जो स्टॉक में बहुत सारे रखे हुए होते हैं उसी को इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है। हम अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए डे टू डे हम कुछ ना कुछ एक्सपेंस करते हैं, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। इससे कोई कैपिटल या लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा एसेट जनरेट नहीं होता है जनरली। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम कोई पैसा स्पेंड करते हैं कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए, एसेट खरीदने के लिए, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी गई एंड उन्होंने गोल्ड लिया, तो गोल्ड क्या है? एक एसिड है। गोल्ड का हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, उसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, जो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगी है, जो एक एसेट की तरह है। तो जब हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, एसेट
खरीदने के लिए, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट जब हम पैसे को लगा रहे हैं रेवेन्यू के लिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं, डे टू डे खर्चे निकाल रहे हैं, उसको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है। कॉस्ट क्या होता है आपका? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज टू प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, कि मतलब किसी भी चीज को बनाने में कितने हमारे रिसोर्स लगे हैं, कितने हमारे खर्चे हैं, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया आपके स्कूल की साइड से, एंड उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपका थर्माकोल लगा, फेविकॉल लगी, आपका पेन पेंसिल, बहुत सारी चीजें लगी, एंड मैंने पूछा उसका कॉस्ट क्या है, मतलब उसको पूरा का पूरा बनाने में कितना पैसा लगा है, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी को इनकम, मतलब कंपनी को पैसे मिल रहे हो उनकी डे टू डे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, उसे हम रिवेन्यू कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो डील करती है कूलर सेलिंग से, कि वो कूलर सेल करती है, जो कूलर सेल करने से उसे प्रॉफिट मिलेगा, तो वो उसका रिवेन्यू होगा। ठीक है। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है कैश या फिर मनी रिसीव बाय अ बिजनेस। ठीक है। हमें कोई भी रिसिप्ट मतलब रिसीव, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे रिसीव होते हैं उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका एक्सपेंस, मतलब आप, और एक होता है आपका अर्निंग या फिर रिवेन्यू। आपको जब एट द एंड आपकी इनकम ज्यादा हो एंड आपका कॉस्ट कम हो, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है। मतलब एक पेंसिल आपने बनाई, उस पेंसिल को बनाने में 10 रुपीज लगे एंड आपने उसको 20 रुपीज का सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपीज का, तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। gain, profit from non-operational or incidental activities called a gain। गेन मतलब कि हमको प्रॉफिट हो, हमको कुछ ना कुछ गेन हो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी पे, जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो कि यहाँ से हमको पैसा मिलेगा, हमें वहां से पैसा मिल जा रहा है, उसे हम गेन कहेंगे। ठीक है। जैसे कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे 70% आ जाएंगे, बट अचानक से हमें पता चल जाता है कि हमारे 86 आए, तो ये काइंड ऑफ गेन है कि इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये तो अचानक से आ गए, उस टाइप का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या होता है? मनी अर्न फ्रॉम द बिजनेस और अदर सोर्सेज। जब हमारी कंपनी जो होती है उसको पैसे मिलते हैं या फिर बिजनेस को कुछ ना कुछ मनी अर्न होती है, उसे हम इनकम कहते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस का मतलब होता है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं ना, आपकी इनकम कम है। मतलब किसी चीज को बनाने में खर्चा ज्यादा आया था, बट उसको सेल करके जो हमें मिला वो कम। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो पेंसिल या पेन बनाया था 10 रुपीज का बनाया था, बट आपने उसको सेल कर दिया 8 रुपीज में, तो आपको 2 रुपए का लॉस हो गया, तो ये लॉस होता है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स अलाउ फॉर द सेलर। क्या होता है? जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम उनसे पूछते नहीं है कि भैया आप कंफर्म बताओ कि डिस्काउंट लगा के कितना दोगे। मतलब ये होता है जो सेलिंग प्राइस है, जिसमें एक बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वाला जो सेलर है वो सेल कर रहा है, उसके अलावा और कितने वो पैसे कम कर सकता है, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। लेट्स सपोज 10 रुपए की पेंसिल है एंड उसने 1 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, तो हमने उसको खरीद लिया 9 रुपीज में, बट एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था? 10 रुपीज, बट उसको खरीदा कितना? 9 रुपीज में, तो ये 1 रुपए जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अमाउंट ओन टू द बिजनेस बाय कस्टमर्स। ठीक है। अमाउंट जो है वो ओन्ड होगा किसके? बिजनेस से, बाय द कस्टमर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब अगर हमारी बिजनेस है एंड हमें पैसे लेने हैं हमारे कस्टमर से, जिनको हमने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, उसे हम ट्रेड रिसीवेबल करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो उधार में लेकर चले जाते हैं, तो बाद में वो पे करते हैं ना, तो उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं कि हमें एक्स वाई जेड इस पर्सन से हमें पैसा लेने हैं, हमने उसको गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, तो वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। ट्रेड पेबल क्या होते हैं? कई बार कंपनी भी लोन लेती है, कई बार कंपनी भी उधारी में पैसा लेती है, तो जब कंपनी को खुद किसी को पैसे देने होते हैं जैसे सप्लायर वगैरह को, तो वो ट्रेड पेबल हो जाएगा। ठीक है। बाउचर क्या होता है? बाउचर जो है, हमने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, हमने कितनी चीजें परचेज की, सेल की, उनका रिटर्न फॉर्म में जो होता है उसे बाउचर कहते हैं। बाउचर इज वर्क लाइक अ एविडेंस एज वेल, कि ये एक
प्रॉपर एविडेंस की तरह काम करता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कितने ट्रांजेक्शन किए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने के एसेट्स परचेज किए, ये सारी चीजें पूरा एविडेंस की तरह काम करता है। इसको हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में हम बिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज एज अ प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो आज के जो वीडियो था, हमने इसमें काफी सारी कुछ चीजें पढ़ी। एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ा था। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे, जो 3 कॉन्सेप्ट थे, एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, एक यूज ऑफ अकाउंटिंग, एक बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग था। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, मतलब अकाउंटिंग में क्या लिमिटेशंस होती हैं अकाउंटिंग की भी। तो एक होता है कि अकाउंटिंग जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से डील करता है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड ऑन होता है, मतलब जो ट्रांजेक्शन पहले हो चुके हैं, पहले की चीजें जो हुई हैं उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग जो है वो हमको फाइनेंशियल पोजीशन तो बताता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बट ये करंट और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, ये एक एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट इज इफेक्टेड बाय द पर्सनल जजमेंट, कि अकाउंटेंट क्या चाहता है। अकाउंटेंट चाहता है एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना, तो वो विंडो ड्रेसिंग करके, मतलब पैसे ज्यादा दिखा के कि यहाँ ज्यादा एक्सपेंस हुए हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को कम एंड एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखा देता है, ठीक है। Cannot prevent fraud. Accounting record transaction but cannot always detect fraud. Accounting जो होती है वो transactions के record तो बताती है और हर टाइम फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। अगर उसमें कुछ फ्रॉड हुआ है तो अकाउंटिंग हर बार एबल नहीं होती है उसको कैप्चर करने के लिए, हर बार फाइंड नहीं कर पाती है, ठीक है। अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन तो देती है बट कोई भी फ्यूचर प्रोडिक्शन 100% नहीं देती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एट द एंड, अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हैं, कंपनी के पास कितनी एसेट है, लायबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो दो लोगों को चाहिए होती है मेनली। एक यूजर्स हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, दूसरे यूजर्स हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी का ही जनरली पार्ट होते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी की, कंपनी के ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसे हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ओनर, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स, ये लोग जनरली कंपनी का पार्ट नहीं होते हैं इंटरनली, ये कंपनी को सपोर्ट करने के लिए इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर अपने ही बेनिफिट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को कंपनी का डाटा चाहिए होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ये जानने के लिए कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही डिसीजन होगा या नहीं होगा। क्रेडिटर की ये जो कंपनी है वो कैसे रन कर रही है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, फ्यूचर में इसको कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये जानने के लिए कि कंपनी उनकी लायबिलिटी को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देन क्या होगा, आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी आइडेंटिफाई करती है कि जो कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एंड अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाऊँ, देन ऑब्वियसली नॉर्मल जनरल पब्लिक को। देन अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे एक एंटिटी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, असेट लायबिलिटी, कैपिटल ड्रॉइंग, गुड्स सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, रेवेन्यू, रिसिप्ट, प्रॉफिट गेन, इनकम लॉस, एक्सेट्रा। जिसमें आपका एंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी, कि एक पर्सन, एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की क्या आइडेंटिटी है। जैसे हर एक हमारी यूनिवर्सिटीज की, हमारे स्कूल की अपनी एक खुद की सील होती है, वो उनकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन की, क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं मॉनेटरी फॉर्म में, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। मतलब
कि क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। एसेट एसेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एसेट एक ऐसा रिसोर्सेस होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। लायबिलिटीज क्या होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कभी वो लोन लेती हैं किसी बैंक से या किसी पर्सन से, वो उनके लिए लायबिलिटी होती है। कैपिटल क्या होता है? जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्टेज पे उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो कोई पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स है, या फिर जो ओनर ऑफ द कंपनी है, वो जब इनिशियल स्टेज पे बिजनेस में पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस एंड द ओनर हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कोई ओनर खुद अपनी ही कंपनी से पैसा लेता है बट पर्सनल यूज के लिए, उसे बिजनेस ड्राइंग कंसीडर करती है। गुड्स का मतलब क्या होता है? वो सारे आइटम जो हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उसको दोबारा से सेल करने के लिए उसे गुड्स कहते हैं। सेल का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज को बेच रहे हैं, उसे सेल्स कहते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है बेची हुई चीज हमारे पास दोबारा लौट कर आना, उसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। परचेज क्या होता है? मतलब जिस चीज को हम खरीद रहे हैं उसे हम परचेज कहते हैं। खरीदी हुई चीज दोबारा रिटर्न करना परचेज रिटर्न होता है। स्टॉक एंड इन्वेंट्री क्या होती है? जब बहुत सारे अमाउंट में अनसोल्ड, जो सेल नहीं हुए, वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो गुड्स होती है इकट्ठे जहाँ पे रखी हुई होती है, उसे हम स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट इनकर टू अर्न अ रेवेन्यू। वो सारे कॉस्टेस जो होते हैं रेवेन्यू जनरेट के लिए, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोई लॉन्ग टर्म बड़ी एसेट खरीदने के लिए, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। कॉस्ट किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए एट द एंड जो रिसोर्सेज का हम यूज किए हैं, उन सभी का जो कॉस्ट होता है उसी को हम कहते हैं। मतलब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज टू अ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो हमने रिसोर्सेज यूज किया है, उनकी क्या वैल्यू है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। रेवेन्यू, इनकम अर्न, हमको कोई इनकम अर्न हुई है, हमारे पास पैसा आया है बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज में, जो नॉर्मली बिजनेस करती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रिसिप्ट, कि हमको कोई कैश या मनी रिसीव हुई है बिजनेस की साइड से, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। प्रॉफिट, कि हमारा जो इनकम है वो ज्यादा है हमारे एक्सपेंस से, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन, जहाँ पे हम प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग और इंसिडेंटल एक्टिविटीज। हम जब कंपनी को अचानक से प्रॉफिट होता है जो उसकी नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम गेन कहते हैं। इनकम, जहाँ पे मनी अर्न होती है बिजनेस या फिर किसी अदर सोर्स से, उसे हम इनकम कहते हैं। लॉस, जहाँ पे कंपनी का एक्सपेंसेस ज्यादा है बट इनकम कम है, उसे हम लॉस कहते हैं। डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस से भी कम अमाउंट में जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। reducing in the price of a goods allowed by the seller. ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अमाउंट जो हमको रिसीव करना है हमारे कस्टमर से, उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड पेबल, जो अमाउंट जो है जो अमाउंट जो बिजनेस को पे करना है अपने सप्लायर को, उसे ट्रेड पेबल कहते हैं। बाउचर, बाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जो काम करता है एक एविडेंस की तरह कि बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सारे पढ़े। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमने हमारे अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर किया है, जिसमें हमने ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किए थे। जो एक दो टॉपिक रह चुका था वो हमने आज के वीडियो में कवर कर लिया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you so much. Bye bye.